और आज वापस थोड़ा रेस्ट दिया आपको, बोर नहीं हो इसलिए हैं। बोर हुए क्या? नहीं हुए? चलो, कल वैसे अपना टॉपिक ख़त्म हो गया था। वो तो कौन सा था क्लास में? लास्ट में कौन सा था टॉपिक अपना? व्यवसाय। हाँ, व्यवसायिक अभिवृत्ति है ना, वो तो अपना कंप्लीट हो गया था। और आज अपना है टॉपिक जिसमें से सवाल आते भी हैं और आए भी हैं और आएंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सा है? सतत एवं व्यापन मूल्यांकन, इंग्लिश में कहते हैं CCE। तो सबसे पहले अपने इसके बारे में जानते हैं ना, जो अपना पाठ का नाम है, जो लेसन का नाम है ना, उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, है ना, इस तरह के अनुसार लगातार। व्यापक का मतलब, व्यापक का मतलब क्या होता है? बड़ा, छोटा, विस्तारित। व्यापक का मतलब होता है ऐसे सवाल या ऐसे प्रश्न या ऐसे उत्तर जिसके यहाँ पर भी उत्तर वही है और कहीं और पे जाओ तो उसका भी उत्तर क्या है? वही, वो व्यापकता होती है। जैसे आपका नाम यहीं पर माना, यहाँ पे नाम जैसे आपका है राम सिंह है, तो यहाँ पर भी राम सिंह ही है, और कहीं और जाओगे तो वहाँ पे भी क्या है? तो वहाँ आपकी क्या है? व्यापकता है। क्या है? मतलब एक वस्तु या व्यक्ति का नाम तो यहीं वर्तमान समय में यहीं पे जो रहते हैं वहाँ वही पे नाम वही है, और कहीं और जाओगे तो वहाँ पर भी नाम क्या है? वही रहती, व्यापकता रहती सारी जगह। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं ना, मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन, इसका संधि विजित करो तो है मूल्यधन अंकन। मूल्य का मतलब होता है यहां पर उद्देश्य, और अंकन का मतलब होता है यहां पर मापना, मापन। यानी जो आप उद्देश्य को चूज करते हो उसका क्या? मापन। जैसे स्कूल में आप जब 10th क्लास में आप एडमिशन लेते हो या 12th क्लास में एडमिशन लेते हो, तब आपके जो सर होते हैं वो पहले उद्देश्य बनाते हैं कि भाई अपना ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है, इसके हिसाब से पढ़ाना है, बच्चे कैसे हैं उसके हिसाब से पढ़ाना है ना, उसका लेवल कैसा है, सही है कि नहीं? वो क्या बनाता है? उद्देश्य बनाता है। और जब लास्ट में अपने जब एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, मूल्यांकन होता है। एग्ज़ाम का मतलब क्या है? आपने कितना पढ़ा, कितना याद रहा, और उसको आप कैसे बताते हो। यानी अपने जो उद्देश्य जो सोचे थे उन उद्देश्यों को आपको प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, वो क्या है? मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। यानी जो उद्देश्यों का आपने टारगेट सोचा था वो आपको मिला कि नहीं मिला, उसका मापन क्या है? क्या है? मूल्यांकन। क्या है? इंग्लिश में मूल्यांकन कहते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। ये याद रखना। तो आपको परिभाषा क्या बन सकती है? इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे आप? अब बताया मैंने कि जब आप पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने जो उद्देश्य सोचे थे, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई? उसका जो उद्देश्य अपने सोचे थे वो अपने पूर्ण हो गए क्या? उनका मापन ही क्या है? मूल्यांकन है। तो इसमें लिखना क्या है? शिक्षण अधिगम में। अब बताओ शिक्षण मतलब क्या है, अधिगम का मतलब क्या है? शिक्षण और अधिगम का मतलब क्या है? सीखना और
या सीखना सिखाना? हाँ, सिखाना और सीखना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक या विद्यार्थियों के तय उद्देश्यों की प्राप्ति का मापन ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। जो आपने उद्देश्य सोचे थे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो आप अंकन करते हो, उसको क्या कहते हैं? मूल्यांकन। एक शॉर्ट भाषा में कह सकते हो आपने कितना सीखा हुआ है। जो आपने आज तक पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया है, आपको कितना आता है, कितना सीखा हुआ है, खुद का मेजरमेंट करते हो ना कि मुझे कितना आता है, वो क्या है? मूल्यांकन है, शॉर्ट भाषा में। लिखो इसको। इंग्लिश में मूल्यांकन को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं ना। क्या मूल्यांकन शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों में काम आता है? आता है। कैसे? शैक्षणिक क्षेत्र में कैसे काम आता है? क्या आपने कितना पढ़ा, या टीचर क्या सोचता है मैंने कितना पढ़ाया, कितना समझ आया उनको, और मेरा जो पढ़ाया हुआ उनको कितना याद रहा, तो वो टीचर अपना मूल्यांकन खुद कर सकता है। ये तो हो गया शैक्षणिक तौर पर। और गैर शैक्षणिक में कोई अपने को काम सिखाता है कि नहीं, फिर अपने को कहता है कि अब तू कर, फिर हम करते हैं, फिर वो आता देखता है अच्छा काम तो ठीक करिया, फिर क्या करता है वो? मूल्यांकन करता है कि भाई कहाँ कहाँ इसने गलती की है और कहाँ कहाँ इसने मैंने सिखाया जो सही सही किया है। तो बताता कि भाई ये वाला देखो आपने ये काम गलत कर दिया है ना। अरे भाई बढ़िया जाते जाते कौन चौबन जाओ कौन चौबन है तो कौन चौबन जाओ उन टाइम हेंगू पहले तो बटका ही करिया करे, वो देखे वो कांदा कीर चौबे वो पस भी नहीं कहते हम तो यार सही कौन काला आई मती है कि नहीं। तो क्या कर रहा है? उसका मेजरमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है वो? मेजरमेंट कर रहा है। क्या मापन और मूल्यांकन सेम है क्या? मापन भी क्या है? मापन क्या है? मापन मतलब क्या होता है? मापना, किसी चीज को मापना। मूल्यांकन का मतलब भी क्या है? मापना। तो दोनों क्या सेम है? सेम है दोनों क्या? कैसे सेम नहीं है? भाई दोनों का अर्थ तो मापना ही निकलता है। अच्छा, किसका? अरे भाई इस मूल्यांकन में तो क्या होता है? मूल्यांकन में जो आपने उद्देश्य दिए हैं, उद्देश्य आप कह रहे उनका मापन होता है। लेकिन मापन क्या करता है? ये अंक देता है। क्या देता है? अंक देता है आपको, आपके उद्देश्यों को अंक देता है। जैसे आपके टेस्ट में 10 पार्ट थे और 10 को याद करना था। ये क्या आपका उद्देश्य है। और आपने याद किया और 10 पार्ट का 10 नंबर का टेस्ट था जिसमें से आपके नंबर है 7। ये क्या है? क्या ये? मापन है। तो मूल्यांकन और मापन में ये अंतर होता है। चलो ये बताओ, मूल्यांकन पहले होता है कि मापन पहले होता है? मूल्यांकन पहले होता है। कैसे होता है मूल्यांकन पहले? अब देखो, आप इस आधार पे बता रहे हो
है नहीं। मैं तो ये उदाहरण दिया है। अब बताता हूँ, देखो आपने चलो मूल्यांकन कर लिया, आप उद्देश्य थे, पढ़ लिए, आपके पास क्या थे, मूल्यांकन नहीं किया आपने, आपके पास उद्देश्य थे कि मेरे को हाफ ईयरली या फाइनल ईयर में मेरे को इतना परसेंटेज बनाना है, ठीक है। आपने एग्जाम दिए, आपके परसेंटेज कितने बने, 80। फिर आप क्या सोचते हो, अरे यार मैं उस विषय में थोड़ा क्या रह गया, पीछे रह गया, यानी मेरे उद्देश्य क्या नहीं हुए, पूर्ण नहीं हुए। तो पहले क्या हो रहा है आपका, जब आपको पता चला कि मेरे इतने परसेंटेज बने, फिर आपको पता लगा यार मेरे उद्देश्य कौन सा पूरा नहीं हुआ, ये वाला उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सही है कि नहीं। आपको कगड़े लिखने दिए मैंने, आपने क से लेकर ज्ञ तक लिख तो दिए, लेकिन आपने स वाली लाइन है जो वो थोड़ा आगे पीछे कर दिया, तो क्या हुआ, आपके नंबर कट गए कि भाई 26 अंक थे और 26 में से आगे पीछे कर दिए 4, पीछे कितने बच गए, 22। फिर पता चला अरे नंबर कहाँ कटे मेरे, बाकी आपको पता नहीं चलता कि भाई नंबर कहाँ कटे मेरे। जब नंबर कटे फिर पता चला क्या मेरे नंबर कहाँ कटे, मैंने गलती कहाँ की, स वाले लाइन पे। तो पहले बताओ मापन पहले होता है, मूल्यांकन पहले होता है, मापन पहले होता है, ये याद रखना। मापन एक अंक नहीं है, किसी का भार बता सकता है, किसी का तापमान बता सकता है, जिसमें अंक आए वो सब क्या है, मापन। समझ गए। तो ये पॉइंट लिखो, मापन मूल्यांकन का ही भाग है तथा मूल्यांकन से पहले मापन किया जाता है। समझ आया, समझ आ गया। ये पार्ट किसका है, मूल्यांकन का ही पार्ट है, लेकिन मूल्यांकन से पहले किया जाता है। फिर एक कोठारी कमीशन की एक परिभाषा थी, लिखो कोठारी कमीशन। सुना हुआ है क्या है ये, कोठारी कमीशन क्या है, सुना हुआ किसी ने। जैसे अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चल रहा है, तो 1986 में, उससे पहले ये चल रहा था कोठारी कमीशन, जिसके अंतर्गत अपने एग्जाम वगैरह के पैटर्न कैसे पढ़, कौन सी बुक होनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, ये कमीशन तय करता था, कोठारी कमीशन। समझ गए। इसने एक परिभाषा लिखी थी, लिखो मैं बोल रहा हूं, लिखो, मूल्यांकन एक कर्मिक प्रक्रिया है। कर्मिक समझते हो, लगातार जब से स्टार्ट होते हैं, जब तक आपको उद्देश्य प्राप्त नहीं होता तब तक चलती रहती है। मूल्यांकन एक कर्मिक प्रक्रिया है मूल्यांकन एक कर्मिक प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, जो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। ये किसने कही थी, वापस बोलूं, देख लिया क्या लिखा, मूल्यांकन एक कर्मिक प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का क्या है, अभिन्न अंग है, जो कि शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध दर्शाती है, जो कि शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बताती है। समझ गए। ये थी किसकी परिभाषा, कोठारी कमीशन की। अब एक टॉपिक लिखो, मापन। अब मापन के बारे में समझना ना,
मूल्यांकन तो हो गया, मापन समझना है। फिर हम पढ़ेंगे CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पहले अपने को जो शब्द आ रहे हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है कि नहीं। लगाओ मापन, टॉपिक लगाओ मापन। लिखो मापन मूल्यांकन का ही भाग है। पहला पॉइंट लिखो, मापन मूल्यांकन का ही क्या है? दूसरा टॉपिक, दूसरा लिखो इसमें, इसके द्वारा मानसिक, शारीरिक मापन कर सकते हैं। आप सोच रहे हो सर मानसिक कैसे? कैसे मानसिक? मानसिक कैसे? आपका IQ चेक कैसे करते हैं? सुना हुआ कब शब्द IQ? मेरा IQ लेवल 100 से प्लस है। जो 100 प्लस होता है वो होता है सामान्य बच्चा, 90 से 100 तक होता है। मेरी ग्रेडिंग स्केल होती है रे, ग्रेडिंग स्केल होती है 20 से लेकर वापस ऊपर चल जाती है 150 तक। ऐसे 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से ऐसे चलती रहती है। तो जो 90 से जो 100 के बीच में होता है, 80 से 100 के बीच में होता है, वो होता है सामान्य बालक, अपन जो सामान्य है। 100 से 110 तक होता है, वो क्या होता है? होशियार है, वो थोड़ा अपने से थोड़ा होशियार होता है। और 120 से ऊपर वाला होता है, वो होता है प्रतिभाशाली। और 120 के 30 तक प्रतिभाशाली होता है। उसके बाद में होता है आपके प्रखंड, जो बहुत होशियार होता है। अब कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, एक बार चीज़ देख ली उसको याद है, वो होता है ऊपर। उसका IQ कितना होता है? ऊपर। ये तो क्या मानसिक, यानी आप IQ के द्वारा आपकी मानसिक अंक अब ज्ञात कर सकते हो IQ के द्वारा, है नहीं? और शारीरिक तो पता ही है आपको, जैसे बताओ शारीरिक का उदाहरण क्या होता है? जैसे आपका वेट, तो शारीरिक मापन तो वैसे सब पता ही है आपको। आपका वेट बारे में बता सकते हो आप, और मानसिक बता दिया। अब और इसमें और क्या बाकी है आप बताओ? मापन में क्या मापन के द्वारा मूल्यांकन का गणना की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है। फिर मापन करेंगे तभी पता चलेगा अपने को भाई क्या है, कितना अपना उद्देश्य प्राप्त हुए। तो लिखो मापन के द्वारा मूल्यांकन गणना कर सकते हैं। भाई मापन करेंगे तभी अपने उद्देश्य को प्राप्त चलेगा, भाई अपना उद्देश्य कहाँ कम रहा, कहाँ अधिक हुआ है। ठीक लिया? फिर मेन बात, मापन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? अंक प्रदान कर सकते हैं। अंक प्रदान या संख्या प्रदान कर सकते हैं। किसी को अंक देना है, आपको उद्देश्य को अंक देना है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल यदि टेस्ट है आपका, मान लो कल यदि टेस्ट है आपका, और टेस्ट में आपके सवाल देता हूँ मैं, तो आपको क्या कर रहा हूँ मैं? मूल्यांकन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मूल्यांकन। और फिर बाद में आप टेस्ट देने के बाद में आपके नंबर आते हैं, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ? आपका मापन कर रहा हूँ। समझ गए? ये लिखो गए। तो ये तो अपने सामान्य जो बातें थी
वो हो गए अपने मापन और मूल्यांकन के बारे में हो गए ये चीज़ें। तो अब देखो मूल्यांकन थोड़ा पढ़ लेते हैं, मूल्यांकन के बारे में और है ना। मूल्यांकन की विशेषता पढ़ लेते हैं ना, मूल्यांकन की विशेषता। अब आप सोच रहे हो सर आज हंसी मजाक क्यों नहीं, ये टॉपिक हंसी मजाक का है नहीं, एक्चुअली इसमें सवाल बहुत आते हैं है ना, जिंदगी भर ये आपका काम आएगा मापन और मूल्यांकन में। तो इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले आप यदि मूल्यांकन करते हो तो मूल्यांकन में क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले क्या होती है? वस्तुनिष्ठता। क्या आवश्यकता आती है? वस्तुनिष्ठता। अब बताओ वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? अरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसके उत्तर क्या हो? एक उत्तर हो, सिर्फ कहीं पर भी जाओ उसका उत्तर एक है। यदि मैं बोलता हूं भारत की राजधानी है, यदि मैं प्रश्न लिखता हूं आपके भारत की राजधानी है और ऑप्शन लिखता हूं मैं आपके दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और फिर बाद में लिखता हूं सभी, तो आप सभी एक ही चीज बोलो, क्या बोलोगे? दिल्ली होगी, नई दिल्ली होगी, क्या होगी? सभी का उत्तर क्या है? चाहे यहां पे पूछूं तो ही वही है, चाहे आप दूसरे देश में जाओगे और वहां पे पूछेंगे आपको कि भारत की राजधानी क्या है, कि नई दिल्ली, तो आपका उत्तर तो वही है। यानी उसमें आपके क्या प्रश्न में क्या है? आपके प्रश्न में क्या है? वस्तुनिष्ठता है, यानी एक उत्तर। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है? एक उत्तर। कोई भी चीज पूछ लो एक उत्तर होना चाहिए आपका। फिर ये तो होगी वस्तुनिष्ठता, यानी आप किसी भी सवाल को कहीं पर भी कोई भी प्रकार से पूछो उसका उत्तर क्या है? एक। अब आते वेद। अब सुना होगा वेद प्रश्न, सुना हुआ है वेदता। क्या होते हैं वेद प्रश्न? प्रमाणित। और बताओ। अरे वे प्रश्न जो आपके उद्देश्यों का मापन सही करे, ठीक है ना, यानी आप कह सकते हो शुद्ध प्रश्न। क्या कहते हो? जिसमें प्रश्नों की क्या हो? शुद्धता हो। वो प्रश्न कौन से होते हैं? वेद प्रश्न, है ना। वेदता होती है प्रश्नों में, क्या होती है? वेदता। एक आता है विश्वसनीयता। अब इसमें शब्द देखो, क्या शब्द बना? इसमें आपको शब्द कौन सा दिख रहा है? विश्वास। यानी इस शब्द से कौन सा शब्द निकलेगा आपके? विश्वास निकला। तो बताओ विश्वास वाले प्रश्न कौन से होते हैं? विश्वास तो सभी को विश्वास आता नहीं है, तो सब विश्वास ही है इसमें तो। अरे विश्वसनीय मतलब ये होता है कि यदि आप कोई प्रश्न बनाते हो, यदि आप कोई कॉपी चेक करते हो और उसमें आपने अंक दे दिए और अंक देने के बाद में आप कोई दूसरे टीचर से आप चेक करवाते हो, फिर भी आपके अंक वही के वही रहे, समझ रहे हो ना। आपके बोर्ड की कॉपी आप कई बार आपके ग्रेस लग जाता है, आप उसको चेक करवाते हो, रीचेक करवाते हैं, फिर क्या करते हो? आपके नंबर आए हुए हैं वैसे के वैसे रहते हैं। यानी वो आपकी कॉपी कैसे चेक की है उसने? यानी आप इसको कह सकते हो कि प्रश्नों के उत्तर का सही मापन। जो भी आपके प्रश्न हैं उसको उत्तर दिए आपने, उसका सही मापन किया हुआ है। चाहे मेरे से चेक करा लो, चाहे पप्पू राम जी से चेक करवा लो,
आपके 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं तो 7 नंबर ही आएंगे, समझ रहे हो ना। और ऐसे प्रश्नों, कौन से प्रश्न होते हैं ऐसे विश्वसनीय प्रश्न कौन से होते हैं? अब आपके पास सवाल आ गया कि निम्न में से विश्वसनीय प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक या निम्नात्मक। वस्तुनिष्ठ यानी उसका एक पर्टिकुलर उत्तर होता है कि नहीं, तो किसी से चेक करा लो। लेकिन निम्नात्मक में क्या होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग क्या होती है, सोच होती है और अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो निम्नात्मक तो बिल्कुल नहीं है, समझ गए। बाकी 2 ऑप्शन अपने आप कट गए, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक दोनों कट गए, पीछे बचा वस्तुनिष्ठ, समझ रहे हो ना। फिर होती है आपके व्यापकता होनी चाहिए। अब व्यापकता मतलब क्या है? व्यापकता ये शब्द आया हुआ कहीं पर आया, अभी आया है। व्यापक पहले भी बताया मैंने, व्यापक पाठ्यक्रम होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? व्यापक पाठ्यक्रम। मतलब समझ रहे हो, जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से ही सवाल आ रहा है। आपकी भाषा में कहें तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आए, समझ रहे हो ना। जितना आपको पढ़ाया हुआ है, आपने 10th की बुक पूरी पढ़ ली और उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया, तो निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न हैं? व्यापक प्रश्न। यानी आपके जो प्रश्न हैं, प्रश्न संबंधित पाठ्यक्रम से ही आए। या से कहते हैं कि पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब एक उत्तर, एक प्रश्न का वही सेम टू सेम वही उत्तर। वैधता मतलब प्रश्नों की शुद्धता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता मतलब प्रश्नों के उत्तर का सही मापन होना चाहिए। चाहे आप कहीं पे ले जाओ, यहाँ लिख दो, सही तरीके से अंक लिखना, यहाँ लिख दो सही तरीके से अंक भरण, यानी अंकों को सही तरीके से देना। ताकि कहीं पे जाओ आपके अंक ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं हो। फिर अपना था विश्वसनीयता हो गई। व्यापकता मतलब क्या था कि जो पाठ्यक्रम है उसमें से ही क्वेश्चन आए, बाहर से नहीं आए। इसका एक उदाहरण लिख दो, कोई भी सवाल या प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं आए, ताकि आपको याद सही रहे, समझ गए ना। कोई भी सवाल आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं आए, वो कौन से प्रश्न होते हैं? व्यापक प्रश्न होते हैं। फिर एक शब्द आता है विभेदीकरण, विभेदीकारी प्रश्न। ये कौन से प्रश्न होते हैं बताओ पहले? विभेदीकारी प्रश्न मतलब इस क्लास में कोई भी प्रकार का बच्चा बैठे हो जिसका स्तर, बौद्धिक स्तर ऊंचा हो या नीचा हो, उनके अनुकूल प्रश्न दें ताकि वो दोनों कर लें। यानी प्रश्नों की जो लिखने का तरीका होता है या प्रश्न देने का तरीका होता है, उन दोनों के मानसिकता को देखकर वे या उसके IQ को देखकर वो प्रश्न दें ताकि दोनों सवाल कर लें। तो क्या लिखोगे इसमें? प्रश्नों को निम्न व उच्च बौद्धिकता वाले बच्चों के स्तर को देख कर दे, वो होता है आपका विभेदीकारी। इसके बाद में होता है आपका एक होता है और जिसे कहते हैं निदानात्मक।
इससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूं आपको कि मूल्यांकन में यदि आपके कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, मूल्यांकन करने में या आपको उद्देश्य प्राप्त करने में कोई नींद आ रही है, सीधे बैठो भाई। यदि आपके कोई समस्या हो रही है आपके उद्देश्य प्राप्त करने में, कोई भी उद्देश्य, पढ़ने में समस्या हो रही है, सवाल मिलाने में समस्या हो रही है, तो निम्न में से आप पहले क्या करोगे? निदान करोगे, दूसरा ऑप्शन उपचार करोगे, तीसरा ऑप्शन आप व्यापक प्रश्न देखोगे, या निम्न में से कोई नहीं? पहले क्या करोगे आप? एक होता है उपचार, एक होता है निदान। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा ना, पहले क्या करते हैं अपने? उपचार करता है, निदान करता है? पहले निदान करता है। वो क्या करता है? उस समस्या को पता लगाना क्या है? निदान है। नाम तो निदान मतलब समझते हो ना, ऐसा लग रहा है कि निदान लास्ट में होता है। अब मैं कहता ना निदान पूरा कंप्लीट कर दिया, बस नाम से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है? निदान का मतलब है उस समस्या का क्या करें? पता लगाएं, उस वहाँ समस्या की जड़ तक पहुँचें। और उपचार बाद में होता है। उपचार का मतलब उस समस्या को हल कर दें, है कि नहीं? निदान का मतलब क्या है? यहां पर निदान का मतलब क्या है? समस्या को जानना। समस्या को जानना क्या कहलाता है? निदान। और उपचार किसे कहते हैं? समस्या को हल करना क्या कहलाता है? उपचार। ये सवाल है ना, ये ना छोटे छोटे से ना शब्द है ना, ये कहीं कहीं पे आपके प्रश्न मिल जाएंगे, आपके पास कहीं कहीं मिल जाएगा। और कल जब टेस्ट होगा ना, ये प्रश्न ऐसे आ जाएंगे आपके पास, उपचार निदान वाले के सवाल। फिर लास्ट में क्या होती है? वस्तुनिष्ठ प्रसन्नता, मूल्यांकन की विशेषता है ना। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वेदता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, वैविध्यीकरण होना चाहिए और निदानात्मक। अब एक और बचा है जिसका नाम है, जो आप पूरे करने के बाद में क्या करते हो? आप परीक्षण करते हो। क्या करते हो? आराम से भाई, आराम से। नहीं क्या हुआ? नींद आ गई? चाय पी के आया करो रे। हैं? आज थोड़ा बोर लग रहा है, बोल नहीं, आज बोर नहीं होना है बिल्कुल। ये सबसे बड़ा पार्ट है और इसमें से सवाल बहुत आते हैं। हर एक सवाल बनता है, इसमें से 10 सवाल बनते हैं। देखो इसमें से देख लेना आप, आपको सवाल मिल जाएंगे, काफ़ी सवाल मिल जाएंगे इसमें, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपके परीक्षण लेने की सफलता। लास्ट में आपने कोई भी परीक्षण किया और उसमें आपको क्या मिल गई? सफलता मिल गई, यानी जो आपने उद्देश्य सोचा था वो उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाए। ये है मूल्यांकन की विशेषता। यहाँ ना लेने की नहीं है, लेने में है। परीक्षण लेने में सफलता, यानी आपने जो दिशा निर्देश दिए या जो उद्देश्य दिए उनको आसानी से ये पूर्ण कर ले। ऐसा क्या होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए। ये मूल्यांकन की विशेषता है। ये प्रश्न मैंने इसलिए डाले ताकि आप आराम से याद कर सको, इसको, इसका अर्थ बता सको। बाकी आपको ये याद रखना है, सबसे ऊपर जरूरी क्या है? यदि आपको ये 4 ऑप्शन दे दे, निम्न में से मूल्यांकन में अति आवश्यक है, क्या होना बहुत जरूरी है? मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण क्या जरूरी है? वस्तुनिष्ठता है, वेदता है, विश्वसनीयता है, व्यापकता है। ये इसका कर्म ही है। वस्तुनिष्ठता सबसे जरूरी है, यानी उसका उत्तर एक हो, जरूरी, बहुत जरूरी है, तभी मूल्यांकन आप अच्छे से कर सकते हो। सबसे अच्छा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का किया जाता है। समझ गए? लिख लो इसको। लिख लिया? साथ में लिखते तो अब बताओ, मेरे सामने देख, बताओ वस्तुनिष्ठता क्या होती है? उधर मत देखो, मेरे सामने देखो, क्या है एक उत्तर? व्यापकता
वस्तुनिष्ठता हो गई, व्यापकता और हाँ पाठ्यक्रम के अंदर से हो। और फिर आपके आगे विभेदीकरण, अब लिखने में गड़बड़ होती है। यदि मैं पहले समझाता फिर लिख देना तो आपको याद होता, फिर एक बार देखो फिर बार लिखो, साथ साथ लिखते हो तो आपको याद बिल्कुल नहीं होता। एक बार इसको पढ़ो आप, मैं वापस बोलूँगा, इसको पढ़ो आप, साथों साथ याद रखने आप। 1 मिनट है आपके पास, 60 सेकेंड ओनली फॉर। इसमें से प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे, इसका क्रम याद रखो पहले। तीस सेकेंड, बॉयज अलग बोलेंगे, गर्ल्स अलग बोलेंगे। बीस, पाँच, अब सबसे पहले उसके बाद में वेदता, उसके बाद में है, उसके बाद में है विभेदीकरण, उसके बाद में निदानात्मक। अब बताओ निदानात्मक अर्थ बताओ। समाधान करना, समस्या को जानना। चला वेदता, प्रश्नों की शुद्धता, व्यापकता, आउट ऑफ सिलेबस न हो, पाठ्यक्रम के अंदर से ही हो। चलो अब आता है आपके मूल्यांकन के प्रकार, यानी आप मूल्यांकन कैसे कर सकते हो। तो आपने दोनों मूल्यांकन किए हुए, खुद का भी किया हुआ है। अब आप में से कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो वो बच्चों का रोज करता है मूल्यांकन। कितने प्रकार होते हैं? एक होता है मौखिक मूल्यांकन, दूसरा लिखित मूल्यांकन। लिखित मूल्यांकन के अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं? लिखित मूल्यांकन के अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं? 2 तरह के प्रश्न आते हैं। कौन कौन से? एक होता है परंपरागत और एक होता है वस्तुनिष्ठता। 2 प्रश्न होते हैं। एक होता है परंपरागत, जो परंपरा चली आ रही है। कौन कौन से? पहले बताओ, अति लघुत्व पहले आता है कि लघुत्व पहले आता है? पक्की? आपने सवाल देखे किताबों में पहले कौन सा सवाल आता है? लघुत्वात्मक आता है, अति लघुत्व आता है? फिर लघुत्तरात्मक, फिर निम्नात्मक। इसमें कौन सा था? वस्तुनिष्ठ। अब इसका उदाहरण बताओ आप, वस्तुनिष्ठ का उदाहरण बताओ। सबसे पहले तो आपके अवसदक, फिर अरे खाली जगह, फिर हाँ या न वाले, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, ये किस में आते हैं? आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं। हाँ, मिलान, ये सब साथ किस में आते हैं? वस्तु में है। इसमें हो गए सब, आपको समझ आ गए ना? जिसमें लिखा वर्ड की जरूरत हो वो तो परंपरागत मूल्यांकन, जिसमें लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, सीधे वो कौन से हो गए? वस्तुनिष्ठ।
लिखो इसको, वो पहले वाला लिख लिया पूरा, चार्ट बनाया था वो पहले वाला, पक्का? अच्छा, अब अपना लागू होता है CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन। लिख लिया ये, लिखो। मौखिक, मौखिक ही होता है। मौखिक में कौन सा उदाहरण होते हैं भाई? ये ऐसे लिखूँ, गीत गा है या डांस कर। डांस क्या मौखिक में आता है? डांस मौखिक में नहीं आता ना। 1 मिनट बैठे रहना, नया टॉपिक आप चल तो गया है, कल पढ़ेंगे हमने CCE के बारे में। एक बार बैठे रहना, कुछ निर्देश दे रहे हैं आपको टेस्ट के बारे में, तो थोड़ा बैठे रहना। बैठे रहो एक बार।